सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शुक्रवार 26 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 4,92,143 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,90,529 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,86,240 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 15,319 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,47,441 मामलों में से 63,342 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद दिल्ली में 73,780 मामलों में से 26,586 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 70,977 मामलों में से 30,067 एक्टिव मरीज, गुजरात में 29,578 मामलों में से 6,318 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 20,193 में से 6,463 एक्टिव, राजस्थान में 16,387 मामलों में से 3,072 एक्टिव, पश्चिम बंगाल में 15,648 मामलों में से 4,852 एक्टिव और मध्य प्रदेश में 12,595 मामलों में से 2,434 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 12,583 हो गई है, जिनमें से 4,972 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 11,489 मामलों में से 6,147 एक्टिव, तेलंगाना में 11,364 में से 6,446 एक्टिव, कर्नाटक में 10,560 में से 3,714 एक्टिव, बिहार में 8,611 संक्रमित मामलों में से 2,075 एक्टिव, आसाम में 6,647 मामलों में से 2,601 एक्टिव, जम्मू कश्मीर में 6,549 मामलों में से 2,492 एक्टिव और उड़ीसा में 6,180 मामलों में से 1,734 एक्टिव मरीज हैं। मानसून का आगाज होते ही आकाशीय बिजली गिरने के मामले बढ़ जाते हैं। भागलपुर समेत पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल को आकाशीय बिजली, जिसे ठनका भी कहा जाता है, इसके मामले में डेंजर जोन माना जा रहा है। कुछ उपाय करके आप ठनका से सुरक्षित रह सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर SN पांडे बताते हैं कि हवा में नमी की कमी के कारण बिजली गिरने अर्थात ठनका गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस लिहाज से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल डेंजर जोन बन गया है। इसकी वजह है कि इस इलाके की वन भूमि घटती जा रही है। गंगा, कोसी, महानंदा समेत अन्य नदियों के आसपास के हिस्सों में बालू फैलता जा रहा है। इसके चलते नमी घट रही है। जंगल व पानी के कारण नमी रहने से बादल बारिश बनकर बरसता है। इसके बिना अब ठनका बरस रहा है। डॉक्टर पांडे के मुताबिक धरती पर पहुंचने के बाद ठनके को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब लोहे के खंभों के अगल बगल से आकाशीय ठनका गुजरता है तो वह खंभा कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। ठनका गिरने की स्थिति में जिन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है उसमें बिजली कड़कने के समय बिजली के खंभे के आसपास नहीं जाना चाहिए। अगर किसी पर ठनका गिर जाए तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी पर ठनका गिरा है तो फौरन उसकी नब्ज जांचें। अगर आप प्रथम उपचार देना जानते हैं तो जरूर दें। ठनका गिरने से अक्सर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है। पहला वहाँ जहाँ से ठनका का झटका शरीर में प्रविष्ट हुआ और दूसरा वहाँ से जहाँ से ठनका निकला है। ऐसा भी हो सकता है कि ठनका गिरने से व्यक्ति की हड्डियाँ टूट गई हो या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो। इसकी जांच कराएं। ठनका गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर न निकले। ठनका गिरने से अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद होती है। अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो ये इस बात का संकेत है कि ठनका गिर सकता है। ऐसे में नीचे दुबककर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथों को घुटने पर रख लें और सिर दोनों घुटनों के बीच में। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। धातु के जरिए ठनका आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में देश में जो चीजें बंद हुई थी उन्हें खोलने की प्रक्रिया अनलॉक 1 में आरंभ की गई थी। अब देश में अनलॉक 2 लागू होगा। लेकिन जिस तरह कोरोना केस बढ़ रहे हैं ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलना मुश्किल लग रहा है। मेट्रो के सफर में भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज समेत दूसरे शिक्षण संस्थानों का खुलना भी अभी भूल ही जाइए। ज्यादातर राज्यों ने अपने पेपर पहले ही कैंसिल कर दिए हैं। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में ही इन्हें खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। अनलॉक 2 में भी स्थिति ऐसे ही रहने का अंदेशा है। राज्य स्कूल खोलने का रिस्क अभी शायद ही ले। लॉकडाउन के बाद से मेट्रो बंद है, फिलहाल इसका सफर चालू होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सरकारें इसमें आखिरी फैसला नहीं कर पाई हैं। वजह है कि सभी बड़े शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली को ही लीजिए, केस 70,000 पार कर गए हैं। मुंबई के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन उतने भी नहीं। बेंगलुरु में भी कोरोना अभी थमा नहीं है। फिलहाल देश में घरेलू हवाई आरंभ कर दी गई हैं। आने वाले अनलॉक 2 में कुछ विदेशी फ्लाइट्स को भी आने जाने की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल अमेरिका भारत के वंदे भारत मिशन पर ऐतराज जता चुका है। उसका कहना है कि भारत की फ्लाइट उतरने की अमेरिका मंजूरी दे रहा है, लेकिन अमेरिकी विमानों को इजाजत नहीं मिल रही है। यूएई ने भी यही बात कही थी। केरल सीएम पिनराई विजयन ने भी केंद्र सरकार से दुबई और गल्फ देशों की फ्लाइट सर्विस आरंभ करने की गुजारिश की। रेल सर्विस आंशिक रूप से देश भर में आरंभ हो चुकी है, लेकिन इसे सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। रेलवे का जो ताज़ा सर्कुलर आया है उसके मुताबिक सभी ट्रेनें 15 अगस्त के बाद ही चल पाएंगी। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी जोन से कहा गया है कि 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया जाए। इस घोषणा का सीधा इशारा इसी ओर है कि शायद ट्रेनें 15 अगस्त या उसके बाद से चलेंगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार अनलॉक 2 में नए कदम उठा सकती है। स्किल मैपिंग पर भी काम हो सकता है। इस दौरान इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इंडस्ट्री मालिकों से कहा जाएगा जितना ज्यादा हो सके लोकल लेबर को ही रखें। भारत और चीन का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 5 मई के बाद से ही हालात बिगड़े हुए हैं। देश के भीतर भी चीन मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए सवाल किए और कहा कि पीएम मोदी को चाहिए कि वे इन सब सवालों के जवाब दें जो उनसे पूछे गए हैं। उन्होंने श्री मोदी से कहा कि आपने हमारे निहत्थे सैनिकों को चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए क्यों भेजा। जिस जमीन पर उन्होंने अपनी जान गंवाई वो हमारी जमीन है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हम आपको अपनी जमीन चीन को नहीं देने देंगे। इससे पहले भी मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। आज सुबह ही लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने भी एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री को एक और तो आश्वासन दिया कि संकट की घड़ी में सारा देश उनके साथ है, दूसरी ओर उनसे मामले पर सच बोलने की गुजारिश की। कांग्रेस नेता ने कहा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चीन ने हमारी जमीन छीनी है। राहुल गांधी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी आपको सच बोलना ही पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चीन को फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और उनको उठाकर वापस फेंकना है। उन्होंने कहा कि आपको, प्रधानमंत्री जी को, बिना डरे बोलना होगा कि हाँ, चीन ने हमारी जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए पीएम से पूछा कि हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको बिना हथियार किसने और क्यों भेजा। भूटान को लेकर खबरें थी कि उसने भारत के गांव का पानी रोका है। यह गांव असम में पड़ता है, लेकिन अब भूटान ने सफाई जारी की है और ऐसी खबरों को गलत बताया। असम के चीफ सेक्रेटरी संजय कृष्णा ने भी कहा कि भूटान के पानी रोकने जैसा कुछ नहीं है। भूटान ने तस्वीरें जारी कर बताया कि जिस गंदगी की वजह से पानी रोका था उसे साफ कर दिया गया है।
दरअसल खबरें थी कि भूटान ने असम के बक्सा जिले के किसानों का पानी रोक दिया है। वहां तो किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध तक करना आरंभ कर दिया था। भूटान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है कि उन्होंने पानी नहीं रोका और ऐसी खबरें गलत है। बताया गया है कि पानी में मिट्टी कंकर की वजह से फ्लो रुका था, जिसे ठीक किया गया। इसके साथ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। भूटान से जुड़ी ऐसी खबरें आने के बाद भारत सरकार पर सवाल उठने लगे थे। कर्नाटक कांग्रेस ने मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक ने सवाल उठाए थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम से संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। यह जानकारी आपके लिए कई अवसरों पर उपयोगी भी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और N95 मास्क प्रदान किए हैं। सुरक्षात्मक सामान का बेहतर उपयोग करना उनके ऊपर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में यह बात कही है। याचिका में दावा किया गया है कि निजी अस्पतालों में नर्सों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में नर्सों को इस्तेमाल किए गए पीपीई किट दिए जा रहे हैं। मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा, केंद्र सरकार आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पीपीई किट, N95 मास्क आदि उपलब्ध करा रही है। इन चीजों का बेहतर उपयोग करना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव नामक एनजीओ की याचिका पर अपने जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह उन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होने से एक बार फिर सरकारें लॉकडाउन का सहारा लेने पर मजबूर हो गई हैं। असम में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहर गुवाहाटी समेत पूरे कामरूप जिले में 28 जून की मध्य रात्रि से 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। गुवाहाटी भी कामरूप जिले में आता है। इसके अलावा राज्य के सभी शहरी इलाकों में वीकेंड में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इसके पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ जुलाई के अंत तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राजस्थान के अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को आयोजित शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें एक कार्यकर्ता लहूलुहान हो गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने दोनों को समझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। दरअसल कांग्रेस की ओर से चीन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसमें अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। शहीदों को पुष्प अर्पित करने के दौरान सोना धनवानी और शमसुद्दीन नामक दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें शमसुद्दीन लहूलुहान हो गया। इस संबंध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि दोनों कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं है। यह अनुशासनहीनता है जो पार्टी के कार्यक्रम में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी स्तर पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 26 जून का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 27 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।